देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़ने वाले हैं अमेरिका से, पाकिस्तान से, भारत से, उन सब का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ स्वागत करता हूं पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का, क्योंकि आप जानते हैं ये न केवल लोकतांत्रिक बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है, बल्कि बहस में आप यानी हमारे दर्शक खुद अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं और उसे नई धार और रफ्तार देते हैं। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ेगा मैं आपको बता दूं। डॉक्टर शिल्पी सक्सेना मेरे साथ नोएडा से जुड़ेंगी, राम प्रकाश चौबे जबलपुर से जुड़ेंगे, रश्मि शर्मा लखनऊ से जुड़ेंगी, अभय सिंह मुंबई से जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज आपने बहस का मुद्दा कौन सा चुना है। आज तालिबान ने अंतरिम सरकार का गठन कर दिया है। उसी के बाद 9/11 के दिन ही तालिबान सरकार की मंशा क्यों, ये सवाल हमने पूछा था। लेकिन अभी तक अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन सरकार का गठन कल होगा या परसों यानी 9/11 के दिन, अभी तक तालिबान ने यह साफ नहीं किया है। खबर यह है कि बुधवार या गुरुवार को वहां पर सरकार बनने की औपचारिक शुरुआत हो सकती है। इसके लिए कई देशों को वैसे तो अफगानिस्तान के तालिबानी नेता बुलाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक किन्हीं भी देशों ने इसे कंफर्म नहीं किया है। किन किन देशों को बुलाना चाहते हैं? वो ईरान को बुलाना चाहते हैं, वो चीन को बुलाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को बुलाना चाहते हैं, वो टर्की को बुलाना चाहते हैं। ऐसे तमाम देश हैं जिनको वो बुलाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कई सारे देश नानुकुर कर रहे हैं। खुद अमेरिका ने कहा है कि तालिबान की सरकार को मान्यता देने में अमेरिका जल्दबाजी नहीं करेगा। भारत ने भी तालिबान सरकार को लेकर उसका क्या रुख होगा ये साफ नहीं किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसने ये जरूर कहा था कि अफगान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि पाकिस्तान के ISI चीफ वहां जाकर कोशिश कर रहे हैं। इस बीच काबुल की धरती पर एक सेरेना होटल है जहां पर ISI के प्रमुख रुके थे। आज वहां पर खूब जमकर नारेबाजी हुई। नारेबाजी क्या हुई? पाकिस्तान मुर्दाबाद। इसलिए लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्योंकि आरोप यह लगा था कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लोग हैं वो जाकर अफगानिस्तान में आम अफगानी लोगों पर तालिबान के समर्थन में बम बरसा रहे हैं। इसी बात का विरोध किया गया, जिस पर तालिबान ने फायरिंग की। क्या कुछ हुआ तालिबान में, आज ये बात करेंगे। और आज पाकिस्तान के मेहमानों से पूछा जाएगा कि क्यों भाई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं काबुल की सड़कों पर। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की कवायद में जुट गया है। फिलहाल तालिबान ने प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक का नाम घोषित कर दिया है। इस बीच उसकी क्रूरता बदस्तूर जारी है। यह काबुल की सड़कों पर महिलाओं समेत आम नागरिकों पर अब भी जमकर गोलियां बरसा रहा है तालिबान। साफ है तालिबान का आतंक जारी है। तालिबान बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द हुकूमत बनाए। इस सिलसिले में तालिबान अपने सीनियर जो उनके ओहदेदार हैं उनके दरमियान मुशावरतें बहुत ज़ोर से जारी है और तालिबान के ऊपर एक तरह से प्रेशर भी है। तालिबान इस दिन सरकार का गठन करके अमेरिका को संदेश भी देना चाहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देगा। तालिबान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चालाक चीन और नापाक पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने काबुल में अपने राजनयिक मिशन को बनाए रखा। ये तालिबानी नेताओं का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से साठगांठ और चीन से CPEC पर बातचीत करना साफ है कि आने वाले दिनों में आतंकवाद और पैर पसारेगा। चाइनीज पैसा लगाएंगे तो वो भारत की तरह निस्वार्थ नहीं होगा। चाइना सिर्फ लोन देगा और साथ में कोलेट्रल मांगेगा। तालिबान ने अपनी सरकार के गठन के लिए कुछ चुनिंदा देशों चीन, पाकिस्तान, रूस समेत 6 देशों को न्योता भेजा है। देश की बहस में चर्चा है कि भारत समेत पूरी दुनिया लगातार देख रही है कि तालिबान कैसे क्रूरता की नई नई कहानियां लिख रहा है। सवाल है, क्या तालिबान सरकार बनाकर आतंक राज नए सिरे से लाएगा? तो देखा आपने तस्वीरों में किस तरह से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे और उन्हीं अफगानी लोगों पर तालिबान के लोग फायरिंग कर रहे थे। ये तस्वीरें आपने देखी, इसको हम बार बार दिखाएंगे और पाकिस्तान के मेहमानों से पूछेंगे कि आखिरकार काबुल की गलियों में क्यों लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। लेकिन देश की बहस में आज का सवाल क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्या तालिबान को मान्यता देना उचित है या उचित होगा? आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं
आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोटिंग में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी शो के बारे में कोई राय है, विचार है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, भारत की सेना के उप प्रमुख रहे हैं वो। इसके अलावा मेरे साथ अजय जैन भुटोरिया साहब हैं, बिडेन के टीम के मेंबर हैं और साथ ही साथ डेमोक्रेट हैं और भारतीय समुदाय के एक जाने माने नाम है अजय जैन भुटोरिया अमेरिका के अंदर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ राना एहसान साहब हैं जो कि मेंबर है सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर के अंदर। इसके अलावा मेरे साथ शाहीन मोहम्मदी हैं, अफगानी रिफ्यूजी हैं, भारत के अंदर रहती हैं। आपको बहुत बहुत सलाम शाहीन बहन और आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है शो के अंदर। लेकिन शुरुआत में आरिफ अब्बासी साहब आपसे करना चाहूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये काबुल की गलियों में सरना होटल के बगल में जहां एसआई चीफ रह रहे थे वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लग गए भाई? अब ये तो आपकी अब सरकार बन गई है, वहां पे आपके एसआई चीफ सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्यों आरिफ साहब? बहुत शुक्रिया दीपक आपका इनवाइट करने का। देखें, पहले भी हम इस मौजू पे बात करते रहे हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और उसके पड़ोस पे अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसमें हमारी जिम्मेदारियां कहीं बढ़ जाती हैं। हमने दुनिया को अमन शांति के लिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के काम ये ना बोलिए सर, ये लाइन काट दीजिए, डिलीट कर दीजिए कि पाकिस्तान अमन शांति की बात करता है, डिलीट कर दीजिए लाइन, अच्छी नहीं लगती। दुनिया को भी हकीकत पता है, जिस देश के अंदर ओसामा बिन लादेन पाया जाएगा वो अमन शांति की बात नहीं कर सकता। नहीं, ISI चीफ अगर वहां गए हैं तो इस वजह से गए हैं कि ये खित्ते की तरक्की और खित्ते में अमन अमान का रास्ता अफगानिस्तान से निकलता है। और इस वक्त दुनिया को जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं तो पाकिस्तान का किरदार के पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और हम चूंकि एक जिम्मेदार कौम है, एटमी कुव्वत वाहिद एटमी कुव्वत है उम्मत मुसलमा की, तो हम उसी तनाजुर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील करके तो आगे दुनिया के अमन का रास्ता बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की ज़मीन बहुत इस्तेमाल हो चुकी, दुनिया की ताकतों ने इसको अपने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, तो हम अफगान लोगों के साथ खड़ा होकर उनके आगे जो मुश्किल मामलात हैं उनमें जो आईनी कानूनी बैनुल-अक़वामी कानून हमें जिसकी इजाजत देते हैं उस हद में रहते हुए हम उनकी मदद करना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान का पड़ोसी होने की आपने सवाल का जवाब नहीं दिया दुनिया के अमन के। आरिफ साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे, ये तो बता दीजिए, इसका क्या कारण है? कश्मीर में दीपक, कश्मीर की हर गली में इंडिया मुर्दाबाद के नारे क्यों लगते हैं? बिल्कुल नहीं लगते। कश्मीर की हर पाकिस्तान जिंदाबाद लग जाते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते सर। इंडिया मुर्दाबाद और पाकिस्तान ना मैं तो सवाल आज काबुल का है, या नारे काबुल में लगे तो आपको काबुल का बताना चाहिए ना, कश्मीर छोड़ दीजिए। देखिए वहाँ कुछ प्लांटेड लोग नहीं, मैंने नहीं नारे सुने, अगर कुछ प्लांटेड लोग या हर मुआशरे में इख्तिलाफ राय रखने वाले लोग होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर कुछ लोगों का वहाँ तालिबान से या मौजूदा जो सेटअप बन रहे हैं उससे इख्तिलाफ है तो बिल्कुल उनका हक है, वो अपनी राय का इजहार करें। हम वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान ने वहाँ कोई कानून आइन नहीं बनाना, ना पाकिस्तान के किसी बंदे ने वहाँ इलेक्शन लड़ना है। पाकिस्तान एक अपना आलमी किरदार जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस खित्ते में पाकिस्तान को दिया वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शाहीन से पूछ लेते हैं। शाहीन बहन बताइए कि क्यों नारे लग रहे हैं वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के? आरिफ साहब खुल के बता नहीं रहे, वो थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। आप बताइए खुल के कि क्यों लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे? ये लंदन की गलियों में भी लगे, अमेरिका की गलियों में और काबुल की गलियों में भी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को और सत श्री अकाल हमारा सरदार भाई को और पूरा इंडिया को और पूरा मीडिया वालों और पूरे दुनिया वालों को। मुझे आज ये कहना है कि पाकिस्तान का मुर्दाबाद इसलिए बोलते हैं कि उसका चीफ ISI फैज़ अमीद क्यों बिना अलाउड आ गया है, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा क्यों आ गया है? रास्ता दिखाने के लिए आया है? किस बात के लिए आया है? किस खुशी में आया है? किसने उसको बुलाया है? इन अनपढ़ गवारों को रास्ता दिखाने के लिए आया है।
हम बताइए, अगर सीधा हम सवाल है आरिफ अहमियत साहब। दिखाने के लिए आरिफ आए, साहब, भाई शाहीन भाई बहन को का क्यों सीधा लड़वाते सवाल है, हैं? क्यों आया है भाई आईएसआई का चीफ? उसका क्या लेना देना? नहीं, लड़वाने के लिए देखिए, भाई को भाई के ISI साथ, का चीफ तालिब को इसलिए पंशीर आया के है साथ। कि उन्होंने इनवाइट किया था। इस नहीं, टाइम आप पर आरोप ये भी लगा है कि खित्ते को पंशीर अमन में की पाकिस्तान जरूरत है। एयरफोर्स ने गोली बरसाई अफगानी लोगों पर, तालिबान के सपोर्ट में, ये जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स के लोग हैं उन पर बम और गोले बरसाए आपने। आपका ये परपिंडा हो सकता है, हमें अफगानिस्तान के दाखिली हालात से कुछ लेना देना नहीं है। पंजपीर की है, लड़ाई है, उनकी है, अपनी क्यों नहीं है? दाखिली लड़ाई है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम अफगान कौम की अफगान अवाम की मदद करना चाहते हैं हर एस्पेक्ट में। पंशीर का मसला जाने, अफगानिस्तान के अवाम जाने, अफगानिस्तान के हुकूमत जाने, पाकिस्तान को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जहाँ वो मदद की सर जरूरत मुझे होगी जवाब उनको, दे, सर मुझे हम एक सवाल का उसी की जवाब दे, हैसियत से, मुसलमान सवाल होने का की जवाब हैसियत दे, से ये उनकी चीफ हर आईएसआई मदद क्यों करने आया को तैयार है, सिर्फ ये बताएं पहले, ये ISI मेरा चीफ सवाल का इसलिए आया जवाब है दे। कि उसको वहाँ के जो कोई मेहमान है, नुमाइंदे हैं, कोई वहाँ मुख्यमंत्री है, बिल्कुल कोई invite प्रधानमंत्री किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है एक क्रिकेटर है, वो सियासत का क्या जानते हैं? वो जो नहीं, नहीं, सियासत नहीं, नहीं नहीं, जानते, नहीं, चीफ नहीं, मिनिस्टर को आपको- वो चीफ आईएसआई को भेजा है कि जाओ रास्ता दिखाओ वो अनपढ़ गवारों को, जो हमने उनका ब्रेन वॉश किया है, उनको रास्ता दिखाओ। किया है। मेरी बहन बात सुन ले, मैं सुन रही हूँ, ब्रेन वॉश करके इन लोगों को डिस्प्ले करके भेजते हो, बैठी है, भेज दिया है तुम लोगों आप ने। इंडिया में बैठी हैं, मैं आपके जज्बात समझता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने इनवाइट किया, और इनविटेशन के बाद जनरल फैज हमीद किस वहाँ खुशी गए में, और वहाँ किस खुशी अवाम में, की मदद कौन के सा लिए गए। अक़वाम में, आपको क्या कौन सा कंट्री में? आप इंडिया में बैठी हो, नहीं आप सर, अपने उसका मुल्क के साथ उसका इतनी किसने? सिंसियर होती, आप अफगानिस्तान में जाके काबुल में अच्छा बैठती। मुझे बताइए ना आप आरिफ इंडिया अब्बासी में साहब, बैठी। आईएसआई आपके आपकी मुंह में जो खुफिया एजेंसी, जुबान है, वो उसके इंडिया की चीफ, जुबान उसकी है। क्या लोकस स्टैंडी है? उसकी क्या लोकस स्टैंडी है भाई? आपके वजीर दाखिला जाते हैं वहां पर, आपके गृह मंत्री जाते हैं वहां पर, आपके प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर, आपके एम्बेसडर जाते हैं वहां पर, समझ पड़ता। लेकिन आईएसआई का चीफ जाना ये तो शक पैदा करता है ना। आईएसआई पर वैसे ही दुनिया भर में इल्जाम लगते हैं कि भाई ओसामा बिन लादेन को छुपा के तो एबटाबाद में आईएसआई ने रखा था। नहीं दीपक मेरी बात सुनो, यही फर्क होता है पॉलिसी। एक चाय बनाने वाला वजीर आजम किसी मुल्क की क़यादत कर रहे हैं और एक जिम्मेदार शख्स, वहां जिस शख्स की जरूरत थी वो गया। अगर किसी को तकलीफ है तो उस तकलीफ का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। मौजूदा हालात में जिस किस्म की उन्हें मदद चाहिए, नहीं सर, ये बात ये इनवाइट करने का टाइम नहीं है। जिस सिचुएशन में अफगानिस्तान है, इनवाइट करने का जरूरत नहीं है। तालिबान को अभी तक कोई नहीं पहचाना है, रस्मी तौर पर कोई नहीं पहचाना है, इनवाइट करने का जरूरत नहीं है उनका। वजीर दिफा कौन उसको पहचानते हैं? आर्मी चीफ भी जाएंगे, लेकिन जब हुकूमत बन उनका जाएगी अलाउड नहीं है किसी का लेकिन इनवाइट करे। जिस शख्स की वहां जरूरत थी वो वहां गया है। और अच्छा, मुझे पता है कि इस टाइम ठीक इंडिया है। के सिवा जनरल गुरमीत सिंह साहब के पास चलता हूं कि इंडिया का वहां जो इन्वेस्टमेंट थी पूरे खिते को डिस्टेबलाइज करने की, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। 3-4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट गई। वहां का जो जिसको पाला हुआ था पिछले 20 साल से अशरफ गनी, वहां से दुम दबा के चोरों की तरह भाग गया। इन्होंने तो लड़ाई लड़ी है आजादी की। ये तो वहां सन ऑफ द सोल है, उस जमीन के बेटे हैं। आरिफ साहब 20 साल तक अमेरिका से पैसा ले लेकर इन्हीं तालिबानियों पर आप बम गोले क्यों बरसा रहे थे? ये भी बता दीजिए ना मुझे। आपको तो जिधर डॉलर मिलते हैं उधर आप चले जाते हैं। आपका ख्याल है, छोड़िए ना, आपने 20 साल तक इन पे बम गोले नहीं बरसाए तालिबानियों पर, बताइए। यही तालिबान थे सर, मुझे बताने दे, यही तालिबान थे जो यहाँ बम बसा रहे थे अफगानिस्तान में। की जरूरत है ये मुस्लिम उसके मुताबिक हमने मदद की। हम कभी वहाँ फ्रीक नहीं रहे। अच्छा जनरल साहब मुझे बताइए, जनरल साहब से पूछते हैं। चलिए आप ही की बात का जवाब जनरल साहब से लेता हूँ। जनरल साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि 20 साल अमेरिका से डॉलर ले लेकर दबा कर पाकिस्तान ने वहां पर बम और गोले बरसाए, अब उन्हीं तालिबानियों के सगे हो गए हैं? दीपक जी देखिए, एक बात है कि आज जो काबुल के अंदर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद की आवाज़ वहाँ से उठ रही है, जो तेहरान के अंदर में जो पाकिस्तान एम्बेसी के सामने में पाकिस्तान मुर्दाबाद की आवाज़ उठी है, और जो शहीन जी ने सवाल पूछे हैं, तीनों ही जगह से ये आवाज़ बहुत ऊंचे से आ रही है। और हर एक के अंदर में ये है कि पाकिस्तान ने वहाँ हमला क्यों किया। वो कह रहे हैं कि DGIS है वो काबुल में क्यों गया,
देखिए उनका सवाल बिल्कुल सीधा सीधा है कि जो DGIS है वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया है और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इकोनॉमी के लिए और सिक्योरिटी के लिए क्या है, वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए क्या है। आप मेरे को ये बात बताइए, देखो पूरी दुनिया जानती है, इतनी बुद्धू नहीं है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड है वो वहां किस लिए गया है, वो वहां दखल देने के लिए गया है। वो जब गया है तो एक रात पहले जो काबुल के अंदर में जो सेलिब्रेटिव फायर हुई थी, जिसके अंदर में 17 हलाक हुए थे, जिसके अंदर में 42 इंजर्ड हुए थे, वो क्या था उसको संभालने के लिए। दूसरी बात सरकार के गठन के अंदर में इंटरफेरेंस करने के लिए। तीसरी बात जो पंजशीर के अंदर में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस और पाकिस्तान के जो टैंक, जो हेलीकॉप्टर, जो ड्रोन, जो सब गए थे और अभी वापस वहां से क्या आ रहा है, वहां से पार्थिव शरीर आ रहे हैं। उनके स्पेशल फोर्सेस के जो ऑफिसर, उनके जवान, जो उनके पार्थिव शरीर हैं और जो घायल हुए हैं वो वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं। और देखिए जो शाहीन जी ने पूछा है, बिल्कुल सीधी सीधी बात, कि पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी का मुखिया है वो क्यों गया है, क्यों। और जो शाहीन जी की आत्मा पूछ रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया गया है। और जो काबुल में, तेहरान में, और जो शाहीन जी ने पूछा है, और मैं एक बात बता दूं आपको दीपक जी, आने वाले 1000 साल तक ये अफगान की आवाम, अफगान के लोग ये नहीं भूलेंगे कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा धोखा दिया है, पाकिस्तान ने उनके देश के ऊपर हमला किया है। और देखिए ईरान ने कितना स्ट्रिक्ट तरीके से कहा है, उन्होंने निंदा की है, उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके बरखिलाफ गए हैं। और उन्होंने ये कहा था कि वहां पर इलेक्शन होने चाहिए, वहां पर इम्पोज गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए अंदर। और देखिए ये जो सरकार बनने के अंदर में देरी हुई है, जो देरी हो रही है, इसके कारण एक ही कारण है, वो है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसने पूरे, मैं कहूंगा उसने पूरे टाइम एक ही काम किया, उसने टेररिज्म की इंडस्ट्री बनाई है। देखिए लाल मस्जिद के जो मौलाना है उन्होंने क्या कहा है, लाल मस्जिद के जो मौलवी है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि हमने 1000 जो फिदाइन हैं, जो सुसाइड बॉम्बर हैं वो बनाए हैं। ये किया है पाकिस्तान ने, ठीक है, ये बिल्कुल। किया है। इसी बात का जवाब राणा एहसान साहब से लेंगे। जनरल साहब, इसी बात का जवाब राणा एहसान साहब से लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिल्पी सक्सेना मेरी एक दर्शक है, मेरे साथ सीधे नोएडा से लाइव जुड़ गए। शिल्पी जी, क्या कहेंगे तालिबान के आज के हालात के बारे में? आप शाहीन बहन की बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि पाकिस्तान ही वहां पर आम अफगानियों की हत्या करवा रहा है हमले करके? जी बिल्कुल दीपक जी, शाहीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और पाकिस्तान का चेहरा कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आया है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतें किस तरह से वो पीठ में वार करता है। और तालिबान के केस में तो लग रहा है पाकिस्तान की भूमिका बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसे लग रहा है किसी भी तरह कुछ भी करके मैं ऐसा कुछ कर दूं जो भारत के खिलाफ हो जाए। और दीपक जी, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपका जो आज की चर्चा का सवाल है कि तालिबान में जो सरकार बनेगी, एक बहुत ही हास्यास्पद है और एक बहुत चिंता का विषय है। मेरा एक सवाल है, जो लोग तालिबान में सरकार का फेवर कर रहे हैं, कि तालिबान में अगर सरकार बनती है तो उनकी क्या शिक्षा नीति होगी, क्या महिला सुरक्षा होगी, क्या उनकी विदेश नीति होगी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर शिल्पी सक्सेना को फ्रेम में बनाए रखिए। इसी सवाल को राणा साहब के पास लेके चलते हैं। राणा एहसान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेंबर है सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी की, जो सत्ताधारी पार्टी रही है कई सालों तक पाकिस्तान में। राणा साहब मुझे बताइए, एक भी अंतरिम सरकार में महिला नहीं है, क्या महिलाओं के बिना किसी देश की हुकूमत 21वीं सदी में 2021 में चल सकती है? बताइए। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि कल तक जो आप जहाज दिखा के न्यूज, इंडियन न्यूज मीडिया जो है वो न्यूज ब्रेक कर रही थी कि पाकिस्तानी जहाज जो है वो पंशीर में गिरा दिया, और चंद ही घंटों बाद आप लोगों का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ और तमाचा पड़ा पूरी इंडिया के मीडिया के ऊपर कि वो जहाज अमेरिका का था, वो अमेरिका की पिक्चर थी। पहले तो आप सबको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, ये कमाल की रिपोर्टिंग करते हैं। सर, वो चुल्लू भर पानी हमने आपके लिए रखा हुआ है, चिंता न करिए।
नहीं, ड्रोन रखा हुआ है हमने। पाकिस्तान का एयरफोर्स पहुंच गया, अटैक हो गया। अच्छा, दूसरी बात सुन ले सर, ये खबर इसी चैनल पर ब्रेक हुई थी, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईरान भी कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, ईरान भी कह रहा है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कराएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जवाब पंजशीर वैली में क्या कर रहे थे। ईरान तो आपका दोस्त है ना। तस्वीर थी। अच्छा, अगली बात सुन लो ना यार। देखो, वो जो 50, 60, 70 लोग जो अफगानिस्तान में एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, वो पूरी जो 100 बंदे की काबीना थी वो तो भाग गई अफगानिस्तान से, जिसको आप सपोर्ट करते थे, और तालिबान ने उनको गिरा दिया। तो वो लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाते थे वो तो भाग गए अफगानिस्तान से। उनका वो जो वजीर आजम और वो जो सदर था हामिद, वो तो है ही नहीं अभी अफगानिस्तान में। तो आप फिक्र ना करिए, कोई नारा नहीं लगेगा पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान अमन को सपोर्ट करता है अफगानिस्तान के अंदर। इसीलिए हाय हाय बोल रहे थे आज। वो अमन को सपोर्ट करने के चलते अफगानी लोग हाय हाय बोल रहे थे। वो अमन को सपोर्ट करने के लिए बोल रहे थे। अमन पसंद नहीं, अमन पसंद ही है पाकिस्तान। देखिए, गोली बरसाता है, गोले बरसाता है, इसीलिए हाय हाय बोल रहे थे राणा साहब। ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, ब्रेकिंग न्यूज है कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, वो 2670 किलोमीटर का है। तो हमारे आईएसआई के जो चीफ है वो भी जाएंगे, हमारे जो है वजीर खजाना भी जाएंगे, हमारे वजीरे जो है वो फॉरेन मिनिस्टर भी जाएंगे, क्योंकि हम नेबर्स हैं और हम अमन चाहते हैं, और हम उस अमन को रिस्टोर करने के लिए हर किस्म का डायलॉग करेंगे। और हम तालिबान को यही मशवरा दे रहे हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, एक ऐसी हुकूमत बनाए जिसके अंदर खवातीन को उनके हकूक मिले और आप सबको लेके चले। तो पाकिस्तान जो है वो अच्छा राणा साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही टेलीविजन पर कि खवातीन को वहां हकूक मिले। कोड़े भी 20 साल तक यही मारते थे जब आप इनके दोस्त थे, 96 से लेकर 2001 तक। फिर 2001 के बाद 2021 तक आपने अमेरिका से पैसे ले लेकर इन्हीं लोगों पर खूब बम बरसाए, खूब बम बरसाए, दबा दबा के बरसाया। अजय जैन भटोरिया भी जानते हैं इस बात को, और रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी जानते हैं, और ये ओपन सीक्रेट है कि आपने तालिबानियों पर बम बरसाए। आज आपके दोस्तों का, आपकी दोस्ती बड़ी जल्दी बदलती है, ये अमन के लिए बदली है क्या? तालिबान पे बम बरसाए, हमने तहरीके तालिबान पे बम बरसाए जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते थे, और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी कमर तोड़ दी। उसकी जो फंडिंग थी वो इंडिया की रॉ करती थी, अब वो खत्म हो गई है। ये मुल्ला याकूब की फंडिंग कौन करते थे? कौन से मदरसे में पढ़ा है बताइए ना। ये मुल्ला याकूब कौन से मदरसे में पढ़ा है बताइए ना। ये भी बताइए, मुल्ला बरादर कौन सी जेल में बंद था पाकिस्तान की? आपने क्यों छोड़ दिया इसको? बिल्कुल बताइए ना, कौन सी जेल में बंद था, उसको क्यों छोड़ दिया? वो आप अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। वो अमेरिका की जब हम क्या कहते हैं, अमेरिका के कहने पे उसको अरेस्ट किया गया और अमेरिका के कहने पे उसको छोड़ा गया। और बड़ा कहना मानता हूं अमेरिका का। दोहा टॉक्स हुई, देखिए अमेरिका के कहने बड़ा कहना मानता हूं अमेरिका का। और डॉलर लेते हैं, बम बरसाते हैं। अजय जैन साहब, कितने बम बरसाए इन्होंने 20 साल तक? बताइए ना अजय जैन साहब, कितने बम बरसाए इन्होंने 2001 से लेके 2021 तक? अमेरिका कहने पर कितने बम बरसाए पाकिस्तान ने? काटती थी डोनाल्ड ट्रंप के शक्ल की, बड़ी खुशियां मनाते थे ना डोनाल्ड ट्रंप की, ये उसी की मेहरबानी है। सर मुझे जो आपका फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप था आरएसएस सर, मुझे कहने दे जी। ठीक है, शाहीन कुछ कहना चाहती है, फिर अजय जैन जी के पास जा रहा हूं। शाहीन बोलिए। अगर पाकिस्तान और अमन और सुकून के लिए वो उनका कहना है कि सुकून के लिए हम चाहते हैं कि आरामी हो जाए, सुकून हो जाए, तो फिर ये दोनों भाई को क्यों लड़वा रही है? तालिबान को क्यों बोला है कि जाए पंशेर में बम्बार्डमान करें, बम ब्लास्ट करें, उनके साथ ज़बरदस्ती ज़ोर से आप वहाँ पर भी कब्जा करें? अगर सुकून चाहिए तो उनको क्यों नहीं बुलाया बात करने के लिए? हमने तो नहीं कहा, हमारा तो वहाँ कोई लेना देना नहीं है। अरे बम तो आप ही बरसा रहे थे ना भाई, लगती है पंशेर से। बम तो आप ही बरसा रहे थे पंशेर में, दुनिया को पता है बात। पंशेर से हमारा कोई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, या आप हमें बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं भाई। नहीं सर, मुझे ये बताओ, ये बताओ, इस सिचुएशन में स्पेशल फोर्सेस वाले कॉफिन में लटक के आ रहे हैं, आपको पता नहीं पंशीर में मार मार के निकाल दिया उनको, स्पेशल फोर्सेस के लोगों को पाकिस्तान के। ये एक सवाल मेरा जवाब सही नहीं दे दिया आप दोनों ने। तो अब गिर चुका है। नहीं, वो इनवाइट किया गया है किस बात के लिए? इनवाइट किया गया है किस बात के लिए? तालिबान के कब्जे में आ गया है। नहीं, इनवाइट किया गया है फैज अमीद किस बात के लिए? चीफ आईएसआई क्यों आया है, किस बात के लिए, किस खुशी में? अभी हम लोगों का कंट्री कुछ बना नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा उसको नहीं माना है।
अभी किस मैं खुशी आपको में आया बता है, देता किस हूं। सेलिब्रेट आया है, किस? ठीक है राणा साहब मैं आपसे इसलिए इसका आया जवाब है। लूंगा, पर अजय जैन भुटोरिया अमेरिका से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे विस्कॉन्सिन से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सीधे अजय जी के पास चलता हूं। अजय जी मुझे बताइए, ये बताइए कि क्या किसी देश में किसी पड़ोसी देश का खुफिया एजेंसी का चीफ सरकार की लिस्ट बनाने जाता है तो फिर पाकिस्तान का ऐसा चीफ क्यों गया है? शाहीन बहन अगर ये सवाल पूछ रही है तो क्या गलत कर रही है? पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट और रोल क्या है ये तो आप मीडिया पे डिस्कस कर ही रहे हैं, और वो क्यों गया इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता क्यों गया है क्यों नहीं गया, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो आने वाले समय में तालिबान को सब कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा रिकॉग्निशन के लिए और उसको एक्सेप्ट करे उनकी सरकार को, तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज दे विल हैव देयर कंडीशंस, और बेस्ड ऑन कंडीशंस और किस तरह की सरकार बनाते हैं, जैसे पहले किसी ने कहा था कि उनकी शिक्षा नीति क्या होती है, वुमेन्स के प्रति क्या नीति होती है, वो सब रिव्यू करने के बाद ही गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। हालांकि भी हम देख रहे हैं ईरान, पाकिस्तान, चाइना वो अभी जंप कर रहे हैं टर्की उनकी सरकार को मान्यता देने के लिए, लेकिन अमेरिका विल वेट। आप ये भी ध्यान रखिए कि वियतनाम से अमेरिका ने विड्रॉ करने के बाद में वियतनाम को ऑफिशियली जो एक्सेप्ट किया था 1995 में 20 साल के बाद में, उसके बीच में काफी एग्रीमेंट्स रहे दोनों देशों के बीच में सॉर्ट ऑफ, बट ऑफिशियल रिकॉग्निशन 20 साल बाद दिया गया था। तो तालिबान के केस में भी, अफगानिस्तान के नए सरकार के केस में भी अमेरिका उसको रिव्यू करेगी और सही टाइम पे और सही प्रोसेस से हो जाएगी। ठीक है अजय जी, सीधे आरएसएन सिंह साहब के पास चलता हूं। सिंह साहब, आप खुद खुफिया एजेंसियों से जुड़े रहे हैं, आपने जिंदगी उसमें बिता दी। अगर आईएसआई का चीफ वहां पर जाता है और शाहीन बहन ये सवाल पूछती हैं दिल्ली में बैठ के अफगानिस्तान मूल की कि भाई आईएसआई का चीफ क्यों गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या गट फीलिंग आपकी कहती है आईएसआई का चीफ क्यों गया है अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त, इस माहौल में, इस नाजुक समय पर? जवाब है नहीं। पहली बात, मुझे आज आश्चर्य नहीं हुआ कि इन्होंने ये इंटरिम कैबिनेट अनाउंस किया है, और ये बता दें आपको सरकार गठन ये सब एक्टिंग है अभी, और मुझे मालूम था क्योंकि पिछले करीब मैं 5 बजे मुझे खबर आई कि 4-5 घंटे से वहाँ पे जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं GHQ रावलपिंडी में सारे, मतलब वहाँ से कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिए गए थे, बंद हो गए थे। तो मुझे इस बात का एहसास था कि कुछ होने वाला है, और मुझे मालूम था कि आज ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कि डाइंग अर्जेंसी, अगर ये कैबिनेट नहीं अनाउंस करते तो उसके जो परिणाम होते वो बहुत ही गंभीर होते। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौजें वो उनकी 11 कोर के जो कुछ अंश हैं वो ऑलरेडी वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, और वो तालिबान के साथ वहाँ पे लड़ रहे हैं। और ये बात मैं ही नहीं कह रहा, ईरान ने भी ये उठाया है इस मसले को, और इसलिए कोई कहता है कि ईरान उनको बहुत जल्दी तालिबान को मान्यता देने वाला है, तो उनकी थोड़ी उनको अपनी समझ बदल लेनी चाहिए। दूसरी बात क्या है साहब कि देखिए, ये वियतनाम से इन्होंने ये किया, वियतनाम की एक अपनी स्टेट फोर्सेस थी, ठीक है ना, उनकी जो अमेरिकन्स की लड़ाई थी वियतनामी स्टेट फोर्सेस के साथ थी, तो दोनों का वो कंपैरिजन, ये तो एक दूसरे देश को बेस बनाकर इन्होंने उस पर एक इन्वेड किया है, अफगानिस्तान पे इन्वेड किया है। तो ये जो आपके जो ताजिक फोर्सेस है उनका भी पूरा हक बनता है कि ताजिक फोर्सेस जो हैं वो भी काबुल को इन्वेड करें अगर संभव हो सके तो। और जिस तरह से पाकिस्तान उनको मदद किया है, तालिबान को बेस दिया है, हमारा भी एक मिलिट्री बेस है ताजिकिस्तान में, हम भी ये बिल्कुल जायज़ होगा कि हम उनको मदद करें, ताजिक फोर्सेस और जो रेजिस्टेंस फोर्स है उनको ये करने के लिए। तो ये जंग तो चलेगी। और जहाँ तक अफगानिस्तान राष्ट्र का सवाल है, ये अफगानिस्तान राष्ट्र तो उसी दिन समाप्त हो गया था साहब जिस दिन ये किंग जाहिर वहाँ से उनको डिपोज जब तख्ता पलट किया था दाऊद ने। उसके बाद आप घटनाक्रम देखें, फिर यहाँ पर ये तो वॉर लॉर्डिज्म है।
आप देख नहीं रहे हैं वो हकानी ग्रुप? आपको मालूम है कि ये मुल्ला बरादर को प्राइम मिनिस्टर बनना था और आईएसआई ने उनको इतनी पिटाई करवाई है पिछले दो तीन दिन पहले, इनकी सुनने में आ रहा है वो घायल है करवाई है कि वो पहले तो जेल में डाल रखा था इनको। तो वहां तो ये वॉरलॉर्डिज्म है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ कि ये तो बदला तालिबान है, ये है। आपको एक बात बता दूं साहब, उन्होंने तो झंडा तक बदल दिया, ये आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा है, जो कि उनके वो बिल्कुल इलेजिटिमेट है। दूसरा मेरा एक सवाल है कि उन्होंने तो साफ कहा है कि वो शरीयत और कुरान से वो चलाएंगे। तो शरीयत तो किसी के मूड पर डिपेंड नहीं करता है ना, किसी के मूड पे तो निर्भर नहीं करता कि शरीयत को आप जिस तरह से वो मर्जी उस तरह से चला दें आप। शरीयत है। उसी तरह आप अपने सुविधा अनुसार कुरान की दुकान नहीं बदल सकते और बदलते रह सकते हैं। तो ये कहना कि ये अब लेजिटिमेट है दुनिया के सारे देश, आपको किसने कह दिया? रशिया ने जस्ट अभी कुछ ही जब ये टेक ओवर होने के पहले उसने उनको धमकी देने के लिए, मतलब अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ताजिक और उज़्बेक फोर्सेस के साथ वो बॉर्डर पे उन्होंने एक मैसिव एक्सरसाइज किया। तो ये अभी ये आखिरी यहाँ पे एक्चुअली मैं बुरा ना माने लोग, हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये मानना था, ऐसा लोग समझते हैं कि 1947 के बाद जो मुस्लिम नेशनहुड है उसका जिम्मेदारी केवल पाकिस्तान स्टेट के पास चला गया है। ठीक है, अगर पाकिस्तान मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूं। तालिबान को सपोर्ट करो तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग हैं कहते नहीं तालिबान को सपोर्ट करो, वो कहते हैं कि उइगर मुसलमानों को मत सपोर्ट करो, तो वो नहीं करते हैं। तो ये मानसिकता है। मैंने आपको जो सूरत हाल है वो बता दिया है। ठीक है, मैं इसी सवाल को राणा एहसान साहब के पास ले चलता हूँ। राणा साहब, चीन तो आपका इतना खास दोस्त है, आप उसके साथ सीपैक बना रहे हैं, दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। मुझे ये बताइए, उइगर मुसलमानों के समर्थन में क्यों नहीं आते आप? तालिबानी मुसलमानों के समर्थन में क्यों आते हैं? कभी उनके लिए भी बोल दिया करिए, उनको सुअर का मांस खिलाते हैं, ये हमको अखबार में पढ़ने को मिलता है। चाइन कहाँ की है, अखबारों से पढ़ने को मिलता है। देखें, अब जो हमारा जो मकसद है या हम जो हमारा क्या अफगानिस्तान के साथ अब रिलेशनशिप होगा, देखिए हम अफगानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, यही मशवरा दिया है कि तालिबान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आसान काम नहीं है हुकूमत चलाना, और ये तभी कामयाब होंगे अगर ये सबको साथ लेके चलेंगे। और यही हमारा मशवरा है, जितनी भी वहां एथनिसिटीज हैं आप उनको साथ लेके चले। नंबर 2, आप खवातीन को भी जो है इमेंसिपेट करें, और वो कर रहे हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटीज अब खुल गई और तस्वीरें भी आई कि यूनिवर्सिटी स्कूल जो हैं खवातीन के लिए सब कुछ खुल गया है। तो ये पर्दा लगा देते हैं, ये लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगा देते हैं भाई। वो क्यों लगाते हैं भाई? एजुकेशन में किस बात का पर्दा बताइए ना राणा एहसान साहब। आप तो मुझे माशाल्लाह मॉडरेट दिखते हैं। सपोर्ट नहीं करता, नहीं, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मैं तो चाहूंगा विरोध करिए ना, बोलिए तालिबान गलत कर रहा है। नहीं, गलत है, अंतरिम सरकार में एक भी महिला नहीं है, ये भी बोलिए। हम आपको यही बता रहे हैं कि हमारा यही मशवरा है कि आज की दुनिया और है। 96 के अंदर 1996 में कोई और माहौल था। आज तालिबान को सबको इकट्ठा लेके चलना पड़ेगा। तालिबान को एक टॉलरेंट हुकूमत बन के दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो उनके लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। देखिए हमारा क्या कंसर्न है, हमारे 2 ही कंसर्न है। एक तो जो अफगान धरती है वो किसी भी एंटी पाकिस्तान एजेंडे के लिए इस्तेमाल ना हो, चाहे वो टीटीपी हो या कोई और जमातें हो। इसलिए हमारे आईएसआई चीफ जाते हैं, जाएंगे और इस अपने मकसद को हम पूरा करेंगे। हम किसी भी मुल्क की धरती जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म अलाउ नहीं करेंगे। जहां तक सीपेक की बात आई, देखिए तालिबान ने खुद अनाउंस किया कि वो सीपेक का जो है हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात इसलिए है कि तालिबान जो है वो बाकी अपने नेबर के अंदर जो मुल्क हैं उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। वो तजारत को तरजीह देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इकोनॉमी चले। तो ये पॉजिटिव साइंस है और हमने भी वेलकम किया कि सर हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न है, ये जितनी कैबिनेट है ना, अंतरिम सरकार जितनी बनी हुई है, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन टेररिस्ट की लिस्ट निकाली जाए तो ये अंतरिम सरकार उसमें फिट बैठेगी, बिल्कुल टोटल फिट बैठेगी। जनरल साहब ये गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? इसका जवाब ये है, इसका सिंपल जवाब है। देखें आप जो ये जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया था ना तालिबान को अमेरिका ने, उनके साथ जब उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया तो वो स्टेटस किसी हद तक खत्म हो गया। जब अमेरिका आज भी ये हकीकत है क्या? में है, पिछले 2 साल भी राब्ते में है,
तो ये सारा कुछ जो अगर कोई जो सारा खूंखार कुछ है, जानवर गाय की खाल पहन ले या हिरन की खाल पहन ले तो वो खूंखार जानवर बदल जाएगा क्या जनरल साहब? देखिए आप लोगों ने राणा साहब, और जनरल साहब से अमेरिका ने सवाल है, जवाब- जनरल गुरमीत सिंह से। आप सुनिए ना जवाब, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर अजय जैन जी से भी यही सवाल पूछूंगा। दीपक जी एक बात पक्की है, जो तालिबान का आधार है वो टेररिज्म का है। उनको जो पाठ सिखाया है पाकिस्तान ने वो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जिहादिज्म का सिखाया है। उनको इसके अलावा कुछ नहीं आता है। और ये अभी जनाब जो बात कर रहे थे अमन की, तो देखिए ये हद है कि पाकिस्तान जो झूठ, प्रॉक्सी और डिनायबिलिटी के अंदर में इतने सालों से रहा है, दशकों से रहा है, जो जिनकी स्टेट जो पॉलिसी है वो टेरर और प्रॉक्सी की है, और जिन्होंने सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को बढ़ाया है वो है टेरर इंडस्ट्री। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने किया है, देखिए जो तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में इन्होंने हिस्सा लिया, जो अपने बहुत ज़्यादा तादाद में इन्होंने अपने जो फाइटर्स वहाँ पे भेजे, लेकिन अब जो पंजशीर में इन्होंने किया है ना, ये तो एक बिल्कुल हद पार हो गई है कि उन्होंने अपने पाकिस्तान एयरफोर्स को, स्पेशल फोर्सेस को और जो भी दस्ते हैं जो वहाँ पे भेजे हैं, ये एक लिमिट क्रॉस हुई है। और देखिए ईरान ने कितना स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये सीधे सीधे दखल अंदाजी है। उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ के बरखिलाफ है। और देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो अफगानिस्तान का एक एक अवाम है, आपने शहीन जी को सुना था, उनके दिल में इतनी दर्द है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर में हमला किया है। और मैं गहरी बात आपको बताता हूं, ये जो पाकिस्तान है, इनकी जो सामरिक सोच है, स्ट्रेटेजिक सोच है, वो ये है कि तालिबान तो हमारा असेट है, स्ट्रेटेजिक असेट है, हम तो इसके गार्जियन हैं, हम तो इसके मास्टर हैं। और ये अफगानिस्तान को सोचते हैं ये कि हमारा स्ट्रेटेजिक स्पेस है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हमारा ही इलाका है। ये जो पाकिस्तान की सोच है, और ये जो पूरी दुनिया ने देखा है कि अभी जो उनके पार्थिव शरीर वहां से वापस आ रहे हैं, जो घायल इनके स्पेशल फोर्सेस के वापस आ रहे हैं, ये पूरे एविडेंस के साथ में आ रहे हैं। और देखिए ये जो एविडेंसेस हैं, ये आज की दुनिया के अंदर में सैटेलाइट पिक्चर, साइबर इनपुट, एविडेंस पूरी दुनिया के पास में गए हैं। अभी तो जरूरत है कि पूरे दुनिया को इकट्ठा होकर पाकिस्तान को सैंक्शन, पाकिस्तान के ऊपर में पाबंदियां और पाकिस्तान को टेरर स्टेट कि आपने कैसे पंजशीर में हमला कर दिया तालिबान की मदद के लिए, पाकिस्तान ने कैसे हमला कर दिया। रश्मि शर्मा मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई है, सीधे रश्मि के पास चलता हूं। रश्मि बताइए क्या कहेंगी तालिबान की नई सरकार के बारे में? सर सरकार के बारे में क्या कहना है, ये आतंकवादियों की सरकार बन रही है। तो जहाँ पे नागरिक खुद ही खुश नहीं है तो वहाँ पे सरकार अपना कुछ बना के कर क्या लेगी। भाई अमन चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे आतंक करके परेशान करके, और फिर पाकिस्तान का खुद कुछ नहीं है, खुद भी उनके पास कुछ नहीं है, वो दूसरे देश में अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। जो पहले खुद ही भिखारी बन के घूम रहे हैं वो दूसरे देश में क्या कर लेंगे जाकर के। तो पहले अपने आप को ठीक कर लें, कुछ अच्छा करें, और आप वहाँ पे आतंकवादियों की सरकार बना रहे हैं, एक मुल्क को शांत। बहुत अच्छा रश्मि को बनाए रखिए। सीधे आरिफ अब्बासी साहब से यही सवाल पूछते हैं। आरिफ अब्बासी साहब, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई आपके पल्ले क्या है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पल्ले क्या है जो अफगानिस्तान को दे देगा। आप तो खुद हर दिन का जो है वो बेगिंग लेकर, भीख लेकर काम चलाते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं। आपके पास तो ब्याज चुकाने के पैसे नहीं बचे हैं इंटरनेशनल लोन के, ब्याज पर भी ब्याज ले रहे हैं आप। सख्ती से इस बात की तरदीद का तो जनरल साहब कह रहे थे कि एक भी पाकिस्तान का फौजी अफगानिस्तान की सरजमीन पे नहीं है और न कभी किया। ये मन गढ़ंत कहानी है। पहले भी इंडिया का इसी तरह का वतीरा रहा है कि इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान में अरबों रुपए लगा जनरल साहब हंस रहे हैं आपकी बात सुन के, आपने जितनी सख्ती से बोला है ना वो सख्ती जनरल साहब को बहुत पसंद आई है। जनरल साहब को हंसना चाहिए, नहीं जनरल साहब को हंसना चाहिए कि उन्होंने एक झूठ बोला और उसकी सच्चाई में बयान कर रहा हूं। दूसरा यह है कि आपने पाकिस्तान की बात की कि गुर्बत,
आपके 40 करोड़ लोग सड़क पे पैदा होते हैं, सड़क पे मर जाते हैं, वॉशरूम वहां उनके लिए नहीं है और कोई सहूलत नहीं है। ये $3 अरब अगर आप उन बेचारों के लिए वॉशरूम पाकिस्तान में तो कब कैसे आदमी मर जाता है ये नहीं पता लगता सर। हमारे तो भी वॉशरूम जा रहा है अगला। कराची और बाकी जगहों पर आपको कब्रिस्तान बनाने पड़े कोरोना में। नहीं आपने हॉस्पिटल नहीं बनाए, कब्रिस्तान बनाए। नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई शहरी सड़क पे नहीं सोता, अल्लाह पाक का शुक्र है। और हमारी पास जो एक सिस्टम है उसके लिए हमारे अवाम जो है खुश है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको असल चीज बताना चाहता हूँ कि असल दुख ये है सर, वो अंडा कितने का मिलता है दाइश? सर बताइए ना, अंडा और चिकन क्या रेट है वहां पर? प्याज क्या रेट पे मिलता है? खतरा आम आदमी खा पाता है क्या? दुनिया को दाइश और टीटीपी से है। इंडिया का मसला यह है कि जो पिछले 20 साल बताइए ना, चिकन का क्या रेट है आज? करके दाइश और टीटीपी बनाई, अब वो बिखर चुकी है। वो खुदा के लिए आप पाकिस्तान के पीछे पड़ने के बजाय अपने वो चाय बेचने वाले वजीर आजम से पूछे कि उसने क्या पॉलिसियां बनाई हैं। सर देखिए, आपका तो क्रिकेट खेलता था, हमारा इतना लायक निकला, आप क्या बोलते हैं नालायक है? आप ही क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाहर से पहले नहीं मेरी हमारा तो चाय बेचने वाला इतना लायक निकला, आप क्या तो क्रिकेट खेलने वाले को बोलते हैं नालायक है? मेरे पास ये वजीर आजम है ही नहीं, इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। दीपक मेरी बात सुन ले। पहले चाह बाहर से जिस तरह जुतियां पड़ी, ईरान ने आप लोग को वहां से बाहर निकाला, फिर अफगानिस्तान से एक किस्म का आपको जुतियों से भी ज्यादा कड़े तरीके से वहां से भागना पड़ा, चोरों की तरह रात के अंधेरे में वहां से आप भागे। हम तो दुनिया को वहां से निकाल रहे हैं, हम तो दुनिया जान के लोगों की मदद कर रहे हैं। वहां जो लोग फंसे हुए हैं, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। सर मैं तो अपने भगवान से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान में हर आदमी को खाना नसीब हो, आपको कर्जा न लेना पड़े, आपको चाइना से भीख ना मांगनी पड़े, आपको बार बार हाथ ना फैलाना पड़े, आप भिखारी मुल्क ना बन जाए। मैं तो यही दुआ करता हूँ। सड़कों पर नहीं सोते। आप खुदा के लिए उस चाय वाले सर हमारे यहाँ सोता तो है, आप क्या कब उठेगा मालूम ही नहीं आदमी को। इस रीजन का अमन खतरे में न डाले, कोई अच्छा सा बंदा मुंतखब करे जिसमें विजन हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो आने वाले हालात को देखे। ठीक है, मैं सिंह साहब के पास चलता हूँ, सिंह साहब के पास चलता हूँ। सिंह साहब देखिए कैसी पाकिस्तान की पिक्चर पेश की आरिफ अब्बासी साहब ने। यहाँ कोई आदमी सड़क पे नहीं सोता, कोई गुर्बत नहीं है, हर आदमी मटन बिरयानी रात में खा रहा है, साथ में सालन भी खा रहा है, उसके बाद चिकन बिरयानी भी उसको मिलती है, फिर बढ़िया सा अंडे की भुर्जी सुबह खाता है वो। इतना सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए आप, देखिए सब रात में चाइना बेचता है इनको, ये सही नहीं है सिंह साहब? नहीं, पाकिस्तान में भूखा कोई नहीं सोता दीपक। और मैं हमारा एक हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इंडिया अकल। सुन लीजिए ना आरिफ साहब, जनरल साहब, सिंह साहब का जवाब सुन लीजिए। हाँ मैं बिल्कुल, और थोड़ा सा अकायक को अकायक की नजर से देख के इल्जाम तराशी तो आपका वतीर है, हम ये समझते हैं प्रोपेगेंडा करना। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में मैं आपको गारंटी करता हूँ, सिंगल पाकिस्तानी फौजी, सिंगल गोली, सिंगल वेपन पाकिस्तान से नहीं गया। अच्छा ठीक है, अब सुन लेते हैं सिंह साहब का जवाब, सुन लेते हैं। सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात मान ली आरिफ साहब, सब बात मान ली मैंने, उस पे कब्जा कर लिया। मुझे कुछ कहने देते हैं आप। शाहीन बहन 2 मिनट में आ रहा हूँ, सिंह साहब जैसे ही अपनी बात खत्म करें आप, उसके बाद में तुरंत आपके पास। मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़कात के पैसे नहीं आए सऊदी अरेबिया से तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा, वहाँ रोटी भी मिलेगी कि नहीं किसी को नहीं मालूम। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो अफ़गानिस्तान का जो ठेका लिया हुआ है और कह रहे हैं कि वो बदला सा ये है, तो जब आप कोई समाज चलाते हैं और उस समाज में इतनी सारे प्रतिबंध रखते हैं कि आदमी उठेगा, कितने बार वो दिन में नमाज़ पढ़ेगा, कितने बार वो कहाँ जाएगा, उसके कौन किस तरह के कपड़े पहनेगा, तो वो समाज कभी इंडिपेंडेंट सोच नहीं पैदा कर सकती है। और जब इंडिपेंडेंट सोच नहीं पैदा कर सकती है तो ये जान लीजिए फिर आप जो मर्जी कर लें, आपको काफिरों का पैसा चाहिए होगा और काफिरों का हथियार चाहिए होगा। और आज पूरी आपके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या किसी जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, आप देखिएगा कि आप काफिरों, वो AK-47 वो जो ये
ये दो दरिंदे जो ये आप देखते हैं ना, आरपीजी और ये रॉकेट लॉन्चर्स और ये AK-47, ये सब काफिरों का बनाया हुआ है साहब, ये सब काफिरों का बनाया हुआ है। आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक तो आपने उसके दिमाग में बस इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, इतना कि आप यू आर इनकेपेबल ऑफ एनी ओरिजिनल, आपको क्षमता ही नहीं है कि कोई आप फर्स्ट रेट रिसर्च कर सके, आप दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सके। तो पाकिस्तान का यही बस दुनिया को आपने जिहादी क्यों पाले हुए हैं? जिहादी 3 कारण से आप पाले हुए हैं। एक, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए, अभी जैसे आपने वो तहरीक लबैक को किया इमरान को बैठाने के लिए। दूसरा, अपने जिहादी पाल रखे हैं अपने कश्मीर एजेंडा को लेके। और तीसरा, अपने जिहादी पाल रखे हैं अफगानिस्तान के लिए। तो फिर आपकी फ़ौज क्या कर रही है साहब? आपकी फ़ौज क्या कर रही है? तो इस तरह का जो भी स्टेट एक पिलर पे बचा हुआ है, एक पिलर पे मिलिट्री पे, वो पिलर ही को तो ध्वस्त करना है। और हम तो चाहते हैं, मैं पता नहीं बाकी लोग पैनलिस्ट का, मैं तो पाकिस्तान की बर्बादी चाहता हूं साहब, क्योंकि आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। आप पूरे दुनिया में, और दुनिया का छोड़िए, दुनिया की मुझे परवाह नहीं है, आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह की आपकी बदबू आती है दहशतगर्दी से पाकिस्तान की, आप इतने अच्छे से बोल रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं पर आपकी जो साझा हमारी संस्कृति जो थी उसकी खुशबू आ रही है आपकी बातों से। वरना आपके भी बातों से, आप भी अगर मदरसे में उसी बिनौरी मॉस्क या सैमुल हक सेमिनरी में जाते तो आपके भी यहाँ तो खुशबू आ रही है, आपके भी जुबान और आपके तौर तरीके से वो बदबू आ रही होती। तो अगर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ हद तक अफगानिस्तान को अगर किसी ने बचा रखा है तो वो है वो संस्कृति, क्योंकि वो बिल्कुल गहरी, आप जो भाषा भी बोल रहे हैं ना साहब, आप जो भाषा भी बोल रहे हैं ना, ये संस्कृत से ली हुई ये भाषा है, ये संस्कृत से ली हुई भाषा आप बोल रहे हैं। और संस्कृत नहीं है तो संस्कृति नहीं है, और अगर संस्कृति नहीं है तो आपको पहचान की कमी है, और जब पहचान की कमी, सही बात बोली आप, बिल्कुल सही बात बोली सिंह साहब, बिल्कुल सही बात बोली। और शाहीन से कमेंट लेता हूं यहाँ पर। शाहीन बताइए क्या पूछना चाहेंगी? इसके बाद अमेरिका से मेरे साथ अजय जैन बुटोरिया जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप सवाल पूछ सकती हैं, और पाकिस्तान से आरिफ साहब भी जुड़े हुए हैं, राणा साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो ये पाकिस्तानी भाई जो दोनों कहते हैं हम अफगानिस्तान का आराम ही चाहते हैं, ये क्या है? ये क्या है? बकरे की तरह इंसानों को ज़बह किया जाएगा। बकरे की तरह। एक भी नहीं है, 100। इसके साथ साथ जो लेडीज आर्मी में होते हैं, जो लेडीज हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, जो आम तौर पर काम करते हैं, वो काम करने वालों को किसी का हाथ काटते, किसी का नाक काटते, किसी का कान, और किसी का बेहोश करके उसका आंखें निकाल देते, जो अभी ये सब ट्रीटमेंट में दिल्ली में है सेव। अगर ये आरामी चाहते, कोई पाकिस्तान क्यों ये काम के लिए नहीं जाते? और ये तालिबान कहा कि ब्रांड वॉश के होकर यहाँ अफगानिस्तान में आते हैं ये सब काम करने के लिए। लोगों का उनके आने से पहले भी इन लोगों के साथ यही हो रही थी, अब वो तो खुलेआम आ गए, खुलेआम करते हैं। इससे पहले कि वो यही से निशब्दों आपकी बात सुनकर मेरे पास शब्द नहीं है आपकी बात पर कुछ कमेंट करने के लिए। जो आपने तस्वीरें दिखाई है वो दिल को हिला देने वाली है। अभय सिंह मुंबई से मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। शाहीन बहन 1 मिनट के लिए रुकिए। अभय सिंह दर्शक जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभय सिंह क्या कहेंगे शाहीन ने जो तस्वीरें दिखाई इसको देखकर? जी, जैसा कि आपने कहा सर कि अगर एक नरभक्षी जो शेर है वो मतलब गाय की खाल पहन ले भी तो भी वो नरभक्षी ही रहेगा सर कैरेक्टर में। ये तालिबान जो अभी सरकार बना रही है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा ये जो विश्व की शक्तियां हैं, यूनाइटेड नेशन है, इनके ऊपर भी एक सवाल है कि क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि एक देश को इस
विपत्ति के समय से उभार सकें सर। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल कहा। यहीं से शुरुआत करेंगे, अजय जी से यही सवाल पूछेंगे कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप का क्या हुआ पूरी दुनिया का ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम आज बात कर रहे हैं तालिबान की अंतरिम सरकार पे। अंतरिम सरकार बन गई और छटे हुए आतंकवादियों को कैबिनेट के अंदर जगह मिली है। मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर का बेटा है, उसे बनाया गया है रक्षा मंत्री, जो तालिबान का संस्थापक था, जिसके राज में तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें 1996 से 2001 के दौरान पार कर दी थी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह साहब हैं, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मेरे साथ जाने माने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राना एहसान साहब हैं, मेंबर ऑफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है। मेरे साथ शाहीन मोहम्मदी हैं, अफगानी बहन है मेरे साथ, इस वक्त मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं, मेरे एक दर्शक राम प्रकाश चौबे जबलपुर से जुड़ गए हैं। चौबे जी, क्या कहेंगे तालिबान सरकार के आज के गठन के बारे में? एक भी महिला नहीं। सर देखिए, तालिबानियों की जो सोच है वो अमूमन महिलाओं के अगेंस्ट है। हम तालिबान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साहब उनके मंत्रिमंडल में या उनकी सरकार में महिलाओं की सहभागिता होगी? जिस सरकार में या जिस सरकार के मंसूबे सर आपने देखे हैं पिछले 2-4 दिनों से, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है सामने, उससे तो सर जब जिस सरकार में पर्दा लगा करके महिलाओं को और पुरुषों को अलग एजुकेशन दी जा रही है, हम उस सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर जो है महिलाओं को सरकार में शामिल करेंगे? जिन्होंने महिलाओं को कोड़े बरसाए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और इसी बात को मैं सीधे ले चलता हूँ आरिफ अब्बासी साहब के पास। आरिफ अब्बासी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ साहब, ये पर्दा लगा के पढ़ना है सही? पाकिस्तान में तो नहीं देखा मैंने कभी कि आप क्या पर्दा लगा के पढ़ाते हैं? पर्दा है, पर्दा, पर्दे में रहने दो। दीपक देखो, वहाँ का जो तर्ज हुकूमत क्या होना चाहिए, निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, उनकी अपनी तारीख है, सकाफत है, तहजीब है, उसके बाद मजहब है उनका, तो ये उन पे छोड़ दो। हम कौन होते हैं उन पे अपनी मर्जी ठोकने वाले? सर आप सलाह देने तो जा रहे हैं ना सर, आपके ऐसा चीफ गए हुए सलाह देने, उनसे सलाह दीजिए ना कि ऐसे बहनों को अलग अलग मत करिए। आप उनको बोलिए, सलाह दीजिए, आपके ऐसा चीफ को कहिए, सलाह दे वहां पर वो। ये मत करिए सर, ये 2021 का दुनिया नहीं है। हमने जो सलाह देनी होगी, उनका इस टाइम का बुरी सेटअप चल रहा है। जब उनका आइन बनेगा, आइन में सारे लोग इन्वॉल्व है, जो सिटीजन के हुकूक है उसकी हमेशा जमानत होती है रियासत का। चूंकि उनके पास बुरी सेटअप है, उनके पास बहुत सारे मसाइल में बोल जो है, उनको थोड़ा सा टाइम दे दे, देखें कि वो किस तरह। ये तो जरूरी है कि दुनिया के जो मुरवजा कानून है, जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसके तो अंदर हर मुल्क को रहना होगा, लेकिन उनको आप ये हक दें कि वो अपना आइन बनाए, उनको ये दें कि वो तर्ज हुकूमत क्या होना चाहिए वो खुद तय करें, निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए, शरिया होना चाहिए। उनको तो ये पता है AK-47 में कौन सी गोली लगती है, कालिशनिकोव में क्या क्या लगता है, उनको ये पता है सर। ये आइन, हुकूमत, ये क्या क्या बातें करते हैं आप? नहीं दीपक, मैं छोड़ दीजिए ना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं कर रहा। हम कौन होते हैं ये चीज जज करने वाले, को उनको नहीं पता। लेकिन उनको अभी आप सेटल होने दें, अबूरी ये जो ट्रांजिट पीरियड है, अबूरी दौर से निकलने दें। उनको भी पता है कि दुनिया के साथ कदम मिला के चलना है। हाँ, कोई नजरिया, कोई सोच उन पे थोपी नहीं जा सकती। उनको ये हक है कि वो तर्ज हुकूमत का खुद इंतखाब करें। सेटल होने दे उनको, तालिबानियों को सेटल होने दे, बोल रहे सेटल होने का टाइम दीजिए उनको। अभी तो बंदूक उन्होंने देखनी बंद करी है, ये कह रहे हैं वो। नहीं दीपक, मैं और आप, मैं इंडिया को नहीं डिक्टेट कर सकता भी वहाँ निज़ाम हुकूमत को। नहीं, मैं तो इसीलिए अफगानी बहन से पूछ रहा हूँ कि उनके देश में क्या होना चाहिए। उनसे पूछ लेते हैं ना सीधे, हम और आप बीच में क्या, हमसे ही पूछ लेते हैं, शाहीन से पूछ लेते हैं। फिर अभी जनरल साहब ने एक बात की, दहशतगर्दी की। पाकिस्तान में RSS टाइप कोई स्टेट ओन दहशतगर्द तंजीम नहीं है। आपको जरूरत क्या? आपको किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या? आपके पास तो लश्कर तैयबा है, आपके पास लश्कर जानवी है, आपके पास जैश ए मोहम्मद है। आपको अच्छे लोगों की जरूरत क्या है? साल से कर्फ्यू है,
नहीं, कोई नहीं, स्टेट ओन कोई नहीं है, स्टेट ओन तंजीम आरएसएस की तरह यहाँ कोई नहीं है। कश्मीरी आरएसएस कौन सी स्टेट ओन है इंडिया में, बताइए ना। बंद है वो। अभी गिलानी साहब फौत हुए, उनका नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। क्या ये आईन इजाजत नहीं देता शहरियों को अपनी मजहबी रस्मात के मुताबिक गुरमीत सिंह साहब, देखो इनको याद भी किसकी आती है? इनको याद आ रही गिलानी साहब की। क्यों आ रही इनको याद गिलानी साहब की, ये भी बता दीजिए। गिलानी साहब 6-7 साल से वो कमरे में बंद हो गए थे, निकलते नहीं थे वो कश्मीर की सड़कों पे। सेकुलरिज्म का हम शुक्रगुजार है मोदी के, उसने जो सेकुलरिज्म का अब सुन लीजिए ना आरिफ साहब, सुन लीजिए आप। वो नोच के बाहर फेंक दिया। अब दुनिया को पता चल गया है कि आप लोग की सोच क्या है, आप लोग का तर्ज हुकूमत क्या है, और आप मिनॉरिटी के साथ क्या सलूक करते हो। ये आरिफ साहब, गिलानी साहब, तो आपके वजीर आजम, आरिफ साहब आपने वजीर आला थे, वहाँ जो कुछ किया ये भी अच्छा सुन लीजिए ना आरिफ साहब, सुन लीजिए आप जनरल साहब की बात सुन लीजिए, फिर शाहीन के पास मैं सुनने को तैयार हूँ। दूंगी। आरिफ साहब देखिए, मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, जो भी एक ऑनरेबल तरीका होता है वो पूरा अपनाया गया गिलानी साहब के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा शोक हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि दुख हुआ है, वो हुआ है पाकिस्तान को। क्यों हुआ है? क्योंकि वो प्रो पाकिस्तान थे, सेपरेटिस्ट थे, और मैंने तो 10 साल कश्मीर के अंदर में बहुत बारीकी से देखा है। हर एक स्टोन पे, हर एक प्रोटेस्ट के पीछे में, और जो आप पाकिस्तान से पैसे देते थे उसका कंड्यूट वही थे। और देखिए, ये आपके देश के अंदर में जो फ्लैग है वो हाफ मास्ट पे चला, जो आपके देश में जो एक दिन का मोर्निंग किया, ये सबसे, और उसके अंदर में जो सैयद सलाउद्दीन वहां खड़े होके, जो DGIS से खड़े होके, देखिए आरिफ साहब एक बात है, जो पाकिस्तान ने किया, जो कर रहा था, और जो अभी कर रहा है, जो आज के दिन में कर रहा है काबुल के अंदर में, जो उन्होंने पंजशीर के अंदर में किया, अभी जो पूरी दुनिया है उनको पता चल गया है। अभी पूरा दुनिया इकट्ठी हो गई है इस बात के लिए कि ये कौन है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर में दखल दे रहा है, ये कौन है जिसने अपने देश, दूसरे देश के अंदर में अपनी फोर्सेस को, पाकिस्तानी एयरफोर्स को, स्पेशल फोर्सेस को भेजा है। मैं आपको एक चीज बता दूं पक्का, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जो अभी क्वेटा में हुआ है, ये जो आग है ये सबसे पहले पाकिस्तान को डसेगी। आप लोग बड़ी करते हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन ये जो चुनौती है, ये जो थ्रेट है, चैलेंज है, ये सबसे पहले पाकिस्तान को डसेगा। और आप देखते रहिए आने वाले समय के ऊपर में क्या असर होगा। ये जो हथियार वहां से आपने लाए हैं ना अफगानिस्तान से, ये जो टेररिस्ट वापस आएंगे, जो 20,000 टेररिस्ट भेजे थे आपने, ये जो आपके लड़ाकू आएंगे वापस, ये जो आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, मैं बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार वो आग लगाएंगी, ये आप इस प्रकार ये झूठ बोल रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं। शाहीन के पास चलते हैं। शाहीन, क्या तालिबान को अफगानिस्तान का आइन बनाने की इजाजत देनी चाहिए? जल साहब रोकूंगा मैं आपको, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैं चाहता हूं आखिरी कमेंट शाहीन देकर जाए। अगर पाकिस्तान का आत नहीं है, जो लीदीज अपने आज़ादी क्यों मांगते हैं? ये लीदीज का जो आप खुलेआम देखते हो रोड और सड़क में, क्यों अपने आज़ादी मांगते हैं? वो इसलिए कि पाकिस्तान दिखते करते हैं, कहते हैं कि लीदीज को बिल्कुल निज़ाम में लीदीज़ को बिल्कुल इंसान मत समझिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है अपने लीदीज़ को भी इंसान नहीं समझते। वो इसलिए कि कुछ दिन पहले लाहौर में खुलेआम यही मुस्लिम और मुस्लिम को नंगा करके ऐसे सड़क में गिरा दिया। और दूसरी बात, कुछ साल पहले यही बेनज़ीर भुट्टो को सर पे गोली मारा। इन लोगों का दिखते होते हैं कि यहाँ अफगानिस्तान पर भी ऐसे हो जाए, मर्द सालारी हो जाए। हम अगर अफगानिस्तान में हैं या इंडिया में या लंदन में या कहीं पर भी है, अपना शरीयत अपने जगह पे रखा है, कोई भी नंगा नहीं घुमा फिरा है। अगर इस्लामियत यहीं पर मैं आपको रोकता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त इतना है। मैंने सवाल पूछा था क्या तालिबान को मान्यता देना उचित होगा? 98% लोग कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ये 98% देश के बहस के दर्शक कहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।